नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के सौरमंडल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जोवियन ग्रहों के बारे में जानेंगे कि जोवियन ग्रह क्या थे। इससे पहले हम जान चुके हैं कि सौर परिवार क्या था, सौर परिवार के सदस्य कौन कौन थे और उन सौर परिवार के सदस्यों को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो पार्थिव ग्रह और एक जोवियन ग्रह। तो पार्थिव ग्रह के बारे में हम समझ चुके हैं, आज हमें जोवियन ग्रह के बारे में जानना है। इससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इनका क्रम क्या था। मैं कल भी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। तो देखिए, सबसे बड़ा ये था, इसके बाद में शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, पाँचवां स्थान पृथ्वी का, छठवां स्थान मंगल का, शुक्र का, सातवां स्थान मंगल का और आठवां स्थान बुध का। यहाँ मैं इसको बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो पहला जोवियन ग्रहों में पहला जो हमारा प्लेनेट है उसके बारे में जानते हैं, जोवियन ग्रह। और जोवियन ग्रह में हमारे कौन कौन से ग्रह शामिल हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पहला ग्रह आ रहा है हमारा बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके उपनामों की चर्चा करते हैं। तो इसके उपनाम कौन कौन से थे? एक तो था इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है और दूसरा था इसे देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ ये देखना है कि इसको पीला ग्रह हम क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में मिलती है या सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, इसलिए इस ग्रह को क्या कहा जाता है? पीला ग्रह कहा जाता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला दिखाई देता है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, ये हो गई इसके उपनामों की बात। अब बात करते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में इसका कौन सा स्थान है। सूर्य से दूरी के क्रम में, तो सूर्य से दूरी के क्रम में चार तो ये हो गए, तो ये पांचवा स्थान। और अगर आकार के आधार पर पूछे आपसे कि आकार के आधार पर बृहस्पति का स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा मित्रों पहला स्थान। ठीक है, यहाँ तक हमने इसकी दो बातें जानी, कौन कौन सी? एक सूर्य से दूरी के क्रम में, दूसरी आकार के आधार पर। अब अगली बात आती है कि ये सूर्य से कितना दूर है, यानी कि इसकी सूर्य से जो दूरी है वो किलोमीटर में कितनी है। तो इसको जानने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि जब हमने सौर परिवार की चर्चा की थी, तो सौर परिवार वाले टॉपिक में सभी खगोलीय पिंडों की, अर्थात इन सभी ग्रहों की जो सूर्य से दूरी हमने नापी थी, वो मापी थी खगोलीय इकाई में। किस में मापी थी? खगोलीय इकाई में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो मैंने वहाँ बताया था, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि बृहस्पति की जो सूर्य से दूरी है वो कितनी है, तो वो है 778 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब दूरी में आपने ये भी देखा कि जितने भी ग्रह हैं उनकी जो ग्रह है वो अपने पूर्ववर्ती ग्रह से लगभग दोगुनी दूरी पर स्थित है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, यानी कि ये किसने डिफाइन किया था कि प्रत्येक ग्रह अपने पूर्ववर्ती ग्रह से लगभग दोगुनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए, इसे कहा जाता है वोर्ड्स लॉ। तो एक वोर्ड्स नामक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक ग्रह अपने पूर्ववर्ती ग्रह से लगभग दोगुनी दूरी पर स्थित है। यानी कि अगर शुक्र यहाँ है तो शुक्र बुध से दोगुनी दूरी पर, पृथ्वी लगभग दोगुनी दूरी पर, पृथ्वी से मंगल दोगुनी दूरी पर। इस तरीके से प्रत्येक ग्रह की दूरी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है मित्रों, अब अगली बात आती है हमारी, इसकी सूर्य से दूरी हो गई। मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक ग्रह की अपनी दो गतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति।
घूर्णन का मतलब होता है कि वो ग्रह अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है। तो यहाँ एक बात याद रखना कि हमारे जो यहाँ लिस्ट बना देता हूँ मैं, बुध है, बुध के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि और शनि के बाद में वरुण। ये जो हमारे ग्रह हैं ये कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले ग्रहों की कई बार लिस्ट पूछ ली जाती है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं। मान लो ये ग्रह हैं, अगर इसी को हम घड़ी मान लेते हैं, तो अगर ये सुई है यहाँ 12 बजे है, यहाँ 3 बजे है, यहाँ 6 बजे है, यहाँ 9 बजे है, तो अगर सुई इस तरीके से चलती है घड़ी में तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये इस तरीके से घूमने लगे इसके तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इन ग्रहों की जो सूची यहाँ दी गई है, ये ग्रह कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, इनके अलावा जो हमारे बाकी के ग्रह बचे कौन कौन से? शुक्र और अरुण। तो शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं वो किस तरीके से घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन घूम रहे हैं। बस शुक्र को छोड़ दीजिए और अरुण को छोड़ दीजिए, ये तो क्लॉकवाइज हैं, बाकी के ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बृहस्पति भी किस तरीके से रोटेट करेगा? तो किस लिस्ट में है बृहस्पति? एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये भी किस तरीके से रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। अब रोटेशन कर रहा है, लेकिन ये अपना एक चक्र पूरा करने में, यानी कि एक चक्र पूरा करने का मतलब है कि ये अपने एक्सिस पर एक चक्कर कैसे पूरा करता है, कितने समय में पूरा करता है, इसको कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो इसे अपना एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 9 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसे हम 10 घंटे लिख सकते हैं लगभग में, कि लगभग 10 घंटे में ये क्या करता है? अपना एक चक्र पूरा करता है। लेकिन अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर रहा है, यानी कि अपना रिवॉल्यूशन कितने समय में पूरा कर रहा है? तो वो है लगभग 12 वर्ष में। यानी कि जो बृहस्पति है, जुपिटर है, सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरी करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी नॉर्मल बातें। अब आ जाते हैं कि इसके उपग्रह कितने हैं। ठीक है, तो इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है 79, यानी कि बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। और इन उपग्रहों में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट उपग्रह हैं, जैसे गैनीमेड। पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है। इसके बाद में यूरोपा, यूरोपा के बाद में कैलोस्टो, लो, इसे आयो भी कहते हैं। और इसके बाद में एक और ग्रह है अलमथिया, उपग्रह अलमथिया। तो इन ग्रहों को मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इन सभी ग्रहों की जो खोज की थी वो की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने इनकी खोज की, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है? गैलीलियो उपग्रह भी कहा जा रहा है। ठीक है, गैलीलियो उपग्रह भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज किसने की है? गैलीलियो ने की है। अगली बात करते हैं कि जो इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है या पॉइंट है जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है, वो ये है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो हमें तारे के समान दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में जानते हैं। तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं इसको। तारा सदृश ग्रह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी अपनी क्या है? एक नाभिकीय ऊर्जा है, और अपनी रेडियो ऊर्जा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। इसकी रेडियो एनर्जी है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है?
तारा सदृश ग्रह कहा जा रहा है। और तारा सदृश ग्रह के साथ साथ इसको लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि इसको लघु सौर तंत्र क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, जो बृहस्पति है इसके उपग्रह हैं, ये हो गया मान लो बृहस्पति और ये हो गए इसके उपग्रह। तो जो इसके उपग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, जुपिटर से इसकी एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। क्योंकि अपने सौर तंत्र में जो तारा है वो किसका काम कर रहा है, प्रकाश का। इसी तरह बृहस्पति अपने उपग्रहों के लिए तारे का काम कर रहा है जो उन्हें प्रकाश देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी बातें। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो गैसें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, इसके अलावा हीलियम, मीथेन और अमोनिया, ये गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारे जुपिटर की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट करते जाइए मेरे साथ साथ ही। यहाँ से दोस्तों आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, बृहस्पति से संबंधित कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं शनि पर। जो दूसरा ग्रह है हमारा जोवियन ग्रहों की सूची में, वो है शनि। चलिए शनि की बात कर लेते हैं। नंबर 2 शनि, और इसको इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। ठीक है, तो जो शनि ग्रह है, शनि का एक उपनाम देख लेते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या हैं। तो इसका जो पहला उपनाम है, इसे काला ग्रह भी कहा जाता है, और काले ग्रह के साथ साथ इसे कृषि का देवता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 हो गए इसके उपनाम। अब यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसको काला ग्रह क्यों कहा जा रहा है। देखिए, शनि को हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या माना गया है, सूर्य का पुत्र माना गया है। तो सूर्य में अपनी कुछ विशेषताएं होंगी, अपनी कुछ क्वालिटीज होंगी जिससे इसकी स्ट्रक्चर बनी है। तो इसकी स्ट्रक्चर किससे बनी है, एक तो हाइड्रोजन से और एक हीलियम से। तो हाइड्रोजन और हीलियम से इसकी स्ट्रक्चर बनने के कारण इसमें क्या होता रहता है, नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन होता है तब ये ग्रह क्या देता है, तारा क्या देता है, अपनी ऊर्जा रिलीज करता है। और जब ये अपनी ऊर्जा रिलीज करेगा तो हमें ये देखना है कि इसको सूर्य का पुत्र कहा जाता है। तो सूर्य का पुत्र कहा जा रहा है, लेकिन ये अपने पिताजी से क्या रहता है, नाराज रहता है। तो नाराज रहने के कारण ये क्या है, अपने पापा से बहुत दूर चला गया। यानी कि इसकी जो ऑर्बिट है वो सूर्य से काफ़ी दूर है। तो काफ़ी दूर होगी तो अपने पिताजी का जो एक चक्कर लगाएगा, ये क्या करेगा, बहुत अधिक समय में लगाएगा। जैसे 12 वर्षों में कौन लगा रहा है, बृहस्पति पूरी कर रहा है सूर्य की एक परिक्रमा। तो जो शनि है ये लगभग 29 वर्षों में पूरी करेगा। ठीक है, तो काला ग्रह क्यों कह रहे हैं, हमें ये देखना है यहाँ पर। तो इसको काला ग्रह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ विशेषताएं तो इसमें अपने पिताजी की मिलेंगी, किसकी, सूर्य की। यानी कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये तो किसकी हो गई, सूर्य की विशेषताएं हो गई इसमें। लेकिन पुत्र है सूर्य का तो अपनी भी एक क्वालिटी उसके अंदर होगी। तो उसकी अपनी क्वालिटी क्या है कि इसमें मीथेन गैस भी पाई जाती है। और जब ये तीनों गैसें एक साथ होती हैं तो उस ग्रह का क्या रंग बना देती हैं, काला रंग बना देती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, काला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके मुख्य विशेषताओं की, कि शनि सूर्य से दूरी के क्रम में। तो ये चीज़ें तो अब तक आपको रट गई होंगी, कई बार आपने पढ़ लिया इसको, कई बार सुन लिया। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो बृहस्पति 5वें स्थान पर है, तो ये कौन से स्थान पर हो जाएगा, 6ठे स्थान पर। तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका 6वां स्थान हो जाएगा। दूसरा है कि
आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर पहला बृहस्पति था तो दूसरा शनि हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, सूर्य से दूरी कितनी है। तो सूर्य से इसकी दूरी कितनी है ये जानेंगे। तो इसकी सूर्य से दूरी है 1487 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसके घूर्णन की बात कर लेते हैं कि सूर्य का यानी कि अपने अक्ष पर एक रोटेशन लगभग 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है, और बृहस्पति कितने समय में कर रहा था, 9 घंटे 56 मिनट में। अब बात करते हैं परिक्रमण की, सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है। तो देखिए ये सूर्य की परिक्रमा करता है लगभग 29 वर्षों में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी उपग्रहों की कि इसके उपग्रह कितने हैं। देखिए अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है और उसमें इसके लगभग कुछ ग्रह खोजे गए हैं, 20 के आसपास उपग्रह खोजे गए हैं। तो अब तक जो सवाल पूछे जाते थे सौरमंडल से ये कि बताइए कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं या जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो अब तक का जो हम आंसर देते थे वो तो हो जाता था बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के कितने हैं 79 हैं। लेकिन अब जब से नई रिसर्च हुई है, नए अनुसंधान हुए हैं, उनके अनुसार इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 82 हो गई है। पहले जो इसके उपग्रह थे वो कितने थे, 62 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, 82। ठीक है, अब अगर सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है तो वो कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पहले वाले आंसर को सही नहीं मानना है, क्या मानना है, 82 सही मानना है। अगर इसके उपग्रहों की भी बात करते हैं तो इसके 2 उपग्रह हैं। एक तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, तो टाइटन को मैं यहाँ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी के बाद में ये एक ऐसा खगोलीय पिंड है जहाँ जीवन की संभावना है। ठीक है, तो जीवन की संभावना कहाँ पर व्यक्त की गई है, टाइटन पर। एक इसका उपग्रह है फोबे। फोबे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जितने भी उपग्रह हैं वो एक ही डायरेक्शन में उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन जो फोबे है ये अन्य उपग्रहों के अलावा उल्टी दिशा में क्या करता है, परिक्रमा करता है, किसकी, शनि की। ठीक है, ये हो गई इसके उपग्रहों की बात। अगली बात आती है यहाँ गैसों की उपस्थिति के कारण इसको गैसों का गोला भी कहा जा रहा है। और गैसों का गोला किसे कहा जाता है, आकाशगंगा को कहा जाता है, गैलेक्सी को कहा जाता है। इसीलिए इस ग्रह को गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो अंतिम पॉइंट है वो है कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में इस ग्रह का जो घनत्व है वो क्या है, सबसे कम है। अब देखिए इसका घनत्व कम है तो ये इतना ऐसा ग्रह है कि अगर इसको पानी के ऊपर रख दिया जाए तो वो डूबेगा नहीं, अर्थात उसके ऊपर तैरता रहेगा। क्यों तैरता रहेगा, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, कम है। इसीलिए पानी में कई बार पूछ लेगा, ऐसे भविष्य में पूछने जाने की संभावना बनेगी इससे कि बताइए सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में तैर सकता है। तो क्या बताओगे आप, शनि। लेकिन जब रीजन पूछ ले कि उसका रीजन क्या है तो रीजन क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी कि जिसकी जितनी कम घनत्व होगा वो क्या होगा, उतना ही पानी के ऊपर तैर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा शनि। ठीक है, अगली जो बात आती है हमारी वो आती है अरुण के बारे में। देखिए अरुण, तीसरे पे अरुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। ठीक है, अभी मैंने यहाँ आपको एक बात बताई थी कि सौरमंडल में अरुण एक ऐसा ग्रह है जो शुक्र के साथ साथ, यानी कि शुक्र और अरुण एक ऐसा ग्रह है जो क्या कर रहे हैं, अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 ग्रह आपको याद हो गए। अब
इसके उपनामों की चर्चा कर लें कि इसको क्या क्या कहा जाता है। पहली चीज़ तो इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लेटा हुआ ग्रह इसको क्यों कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये बैठा क्यों नहीं है पृथ्वी की तरह। तो देखिए एक बार ग्लोब पर देखते हैं, ये हमारा ग्लोब है, तो ये अर्थ है। जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी है तो इस तरीके से घूर्णन कर रही है। लेकिन जो अरुण है वो अपने एक्सिस पर लगभग इतना झुका हुआ है, और इतना झुका हुआ है तो कैसा लगता है हमें, लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो जब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बताइए अरुण अपने एक्सिस पर झुका होने के कारण लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनेगा। कई बार कथन में बन जाता है क्वेश्चन कि कथन दे दिए कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। मान लो सवाल ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अरुण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दूसरा, अरुण अपने एक्सिस पर नहीं झुका हुआ है। अब क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, तब आप क्या कहोगे, असत्य नहीं है, इसका मतलब सत्य कथन पूछ रहा है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। जब ये कहता है कि अरुण अपने एक्सिस पर सबसे अधिक झुका हुआ है। फिर कई बार कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दे देता है, तो ये तो कारण है और ये इसका कथन है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको एक एक कथन याद रखना है। तो लेटा हुआ ग्रह को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अपने एक्सिस पर क्या है, सबसे ज़्यादा झुका हुआ, ठीक है। सर्वाधिक झुकाव के कारण क्या कहा जा रहा है, लेटा हुआ ग्रह कहा जा रहा है। दूसरी बात आती है कि इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। अब हरा ग्रह में हमें कंफ्यूज रहता है, क्योंकि वरुण को भी हरा ग्रह कहा जाता है, अरुण को भी हरा ग्रह कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं, इसका एक रीज़न जान लेते हैं। क्योंकि हरा ग्रह इसलिए कहते हैं, यहाँ पर क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन की अधिकता के कारण हरा ग्रह कहते हैं। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, वही सूर्य से दूरी के क्रम में। तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां स्थान, और आकार की दृष्टि से तीसरा स्थान। वही सूर्य से दूरी कितनी है, अगला जो पॉइंट बनेगा हमारा, तो सूर्य से दूरी किलोमीटर में देखनी है अब हमको, ठीक है। तो इसकी जो सूर्य से दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2870 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। फिर बात करते हैं इसके घूर्णन की, कि ये अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है। तो लगभग 17 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। फिर बात आएगी इसके परिक्रमण की, कि सूर्य की परिक्रमा अरुण कितने समय में कर रहा है। तो इसकी परिक्रमा देखिए कि सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितना समय लगेगा, लगभग 84 वर्ष लगेंगे, ठीक है। कितने वर्ष लगेंगे, 84 वर्ष। अब बात आएगी कि इसके उपग्रह कितने हैं। तो इसके उपग्रहों की संख्या है 27। अब यहाँ एक पॉइंट ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी विलियम हर्शल ने, ठीक है। यानी कि अरुण ग्रह के जो खोज करता है वो कौन है, विलियम हर्शेल। और कब की थी, 1781 ईस्वी में, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कौन सा, वरुण ग्रह, अंतिम ग्रह है, और उसके बाद में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझना, नोट्स बनाना, ताकि किसी भी एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए आपसे वो सवाल गलत ना हो, क्योंकि आपके नोट्स ही भविष्य में आपके क्या आएंगे,
काम आएंगे। कभी भी आपको दोबारा से कोई वीडियो ना देखना पड़े या कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन ना करनी पड़े, इसलिए एक बार में इतना अच्छा सा पढ़ लो ताकि भविष्य में कोई भी सवाल हमारा गलत ना हो। तो देखिए चौथा जोवियन ग्रह में कौन सा है हमारा, वरुण ग्रह है। इसको नेपच्यून भी कहा जाता है। ठीक, वरुण को कहा जाता है सागर का देवता। ये इसका उपनाम हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो पहला पॉइंट तो सबसे अंतिम ग्रह है या 8वां स्थान है। पहले प्लूटो ग्रह की सूची में शामिल था तो वो अंतिम था, आज क्या है, वरुण है। दूसरा आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर इसका चौथा स्थान हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम इसके सूर्य से दूरी की, तो सूर्य से दूरी के क्रम में लगभग इसकी दूरी है 4500 मिलियन किलोमीटर। घूर्णन यानी कि ये अपना एक चक्कर 19 घंटे में पूरा करता है। फिर बात करते हैं इसके परिक्रमण की, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है लगभग 166 वर्षों में पूरी करता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सौरमंडल कंप्लीट। इसके बावजूद अगर फिर भी इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है तो आप बेझिझक हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। और इस टॉपिक का लाभ सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए, हमें सजेस्ट कीजिए ताकि हम और भी टेक्निकल सुधार अपने आप में कर सकें। धन्यवाद।